नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मदरसा लाइव पे। आज की क्लास में भी अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कॉमन के क्वेश्चन में रहेंगे, साथ साथ में इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं आज वाली क्लास में। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, इस जो आपके सामने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, और यहाँ पे अपने को इस पार्ट को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ठीक है, हुज नेम को। अब इस क्वेश्चन पे आने से पहले अपन इसके कंसेप्ट समझ लेते हैं। जैसे मान लो, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा ए, मैंने यहाँ पे लिखा द लेग्स ऑफ द टेबल इज आर ब्रोकन। और एक और लिख देता हूँ मैं बी यहाँ पे, द टेबल्स लेग्स इज आर ब्रोकन। एक और लिख लेते हैं यहाँ पे अपन, कमल्स लेग्स इज आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलो एक और लिख लेते हैं यहाँ पे डी, द लेग्स ऑफ कमल इज आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब ये चार एग्जाम्पल की मदद से अपन उस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझना अपने को ये है कि जैसे मान लो द लेग्स लिखा है। ठीक है, ये नाउन हो गया लेग्स। ठीक है, प्लूरल नाउन है। और यहाँ पे लिखा है अपन ऑफ। ऑफ यहाँ पे क्या बता रहा है भाई, पोजेशन। ऑफ यहाँ पे क्या बता रहा है, पोजेशन। जो किसका रिप्लाई होता है यहाँ पे, हुज का। इसका रिप्लाई है हुज का। भाई किसकी लेग्स है, ये टेबल की है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ जो लगा है ना, वो पोजीशन बता रहा है। ठीक है भाई, पोजीशन बता रहा है, और ये बता रहा है कि लेग्स किसकी है, टेबल की है। ठीक है, दूसरी बात, इसको अपन सब्स्टिट्यूट करने के लिए जब अपन पोजीशन बताते हैं, जब अपन क्या बताते हैं, पोजीशन, तो अपन यूज करते हैं या तो अपोस्ट्रोफी एस का। ठीक है, या अपन करते हैं ऑफ स्ट्रक्चर, ऑफ प्रीपोजिशन का। अपोस्ट्रोफी एस अपन लगाते हैं किस किस नाउन के साथ में, लिविंग नाउन के साथ में। ठीक है भाई, और जो ऑफ वाला स्ट्रक्चर होता है वो अपन लिविंग नाउन के साथ में लगा सकते हैं और नॉन लिविंग के साथ में भी। ठीक है, पोजीशन बताने के लिए या तो अपन लगाते हैं अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, जैसे राम्स बुक, क्लियर। वहां पे जो अपोस्ट्रोफी एस होता है, ये पॉजेसिव, ये किसका रिप्लाई होता है भाई, हुज का रिप्लाई होता है, हुज। किसकी, जैसे राम्स पेन, किसका पेन, राम का। ठीक है, तो वहां पे अपन अपोस्ट्रोफी एस पे लगा लेते हैं। लेकिन उसी को अपन ऑफ के ऑफ प्रीपोजिशन से भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जैसे द पेन ऑफ राम, क्लियर। अब इसमें समझना ये है कि जब अपन ऑफ लगाते हैं यहाँ पे, ये अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, वो आता है सिर्फ लिविंग नाउन के लिए। ठीक है, लेकिन जो ऑफ प्रीपोजिशन अपन इसकी जगह लिखते हैं, तो उसके लिए अपन लिविंग नाउन लिख सकते हैं उसके साथ में, और नॉन लिविंग भी। अब देखो, इसमें समझना यह है कि अपोस्ट्रोफी के साथ में अपन नॉन लिविंग नाउन नहीं लिख सकते, नॉन लिविंग नाउन नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब ये लिखा है द लेग्स ऑफ टेबल। अब यहाँ पे जो टेबल है ना, ये पोजेशन हो गया, और यहाँ पे ऑफ क्या बता रहा है, पोजेशन। पॉजेसिव बताने की, मतलब पोजेशन बताने की प्रीपोजिशन है ये। ठीक है, अब ये है वर्ब। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा, लेग्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, आर, क्योंकि लेग्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल। यहाँ पर समझना ये है कि जो अपन अपोस्ट्रोफी लगाया ना, वो नॉन लिविंग के साथ में लगा दिए, तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का ही यूज अपन करते हैं, तो इसलिए ये गलत है। यहाँ पे देखो, कमल्स लेग लिखे हैं। कमल्स क्या है, लिविंग पर्सन है, तो इसके साथ अपन अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा लेग्स। और ये क्या है, ये एक तरह से पॉजेसिव केस का नाउन हो गया यहाँ पे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, लेग्स है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अपन अपोस्ट्रोफी को ऑफ वाले स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये क्या है, इस ऑफ का
ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे ऑफ क्या बता रहा है, पोजीशन, ठीक है। और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा, लेक्स, तो इसको अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, आर। तो इसमें अपने को समझना ये था कि जब हम पोजीशन लगाते हैं, मतलब पोजीशन बताते हैं, तो उसके लिए अपन अपोस्ट्रोफी एस का भी यूज करते हैं और साथ साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का भी यूज करते हैं। अपोस्ट्रोफी एस अपन लगाते हैं लिविंग पर्सन के साथ में, ठीक है। नॉन लिविंग के साथ में अपन लगाते हैं ऑफ प्रीपोजिशन। अब जो ऑफ प्रीपोजिशन है उसके बाद में आप नॉन लिविंग नाउन भी लिख सकते हैं और लिविंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये नाउन हो गए, वैसे ही देखो मान लो यहाँ पे देखो हु है, ठीक है, और whom, ये आते हैं पर्सन के लिए। ये किसके लिए आते हैं भाई, पर्सन के लिए, ठीक है। वो होता है सब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन, और whom होता है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और इसकी जगह अगर पोजीशन लगाना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं whose का। ये क्या बताता है यहाँ पे, पोजीशन। और ये तीनों किसके लिए आते हैं भाई, पर्सन के लिए, तीनों किसके लिए आते हैं, पर्सन के लिए। लेकिन अगर बात करें अपन नो लिविंग के लिए, तो देखो नो लिविंग के लिए विच और दैट, ये तो होते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर नो लिविंग का अपने को बताना है पोजीशन, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं ऑफ विच। इसका यूज करते हैं ऑफ विच, ये बताएगा यहाँ पे पोजीशन, ठीक है। ये होता है नो लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। अब देखो दैट तो लिविंग के साथ में आ सकता है, नॉन लिविंग के साथ में भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर लिविंग के लिए अपन लगाते हैं, मतलब पर्सन के लिए, तो हु आता है सब्जेक्ट के लिए, होम ऑब्जेक्ट के लिए, और हु आता है पोजीशन बताने के लिए। नॉन लिविंग के लिए विच और दैट आता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, और ऑफ विच लगाएंगे अपन किसके लिए, पोजीशन के लिए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे अपन समझे थे, जैसे यहाँ पे पोस्ट ऑफ पोजीशन किसके लिए आता है, लिविंग के लिए। लेकिन नो लिविंग के लिए क्या आएगा, ऑफ, वैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है हुज नेम, तो हुज आता है किसके लिए, पर्सन के लिए, आएगा पर्सन के लिए। लेकिन कंपनी जो दे रखा है एंटीसीडेंट, यहाँ पे कौन है, कंपनी। एंटीसीडेंट यहाँ पे कौन है भाई, कंपनी है, ठीक है। तो कंपनी तो नॉन लिविंग है, क्योंकि ये किसके लिए आया है, कंपनी के लिए आया है। तो नॉन लिविंग के लिए आया है, तो फिर यहाँ पे हुज गलत हो गया, ठीक है। फिर अपन को यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, ऑफ विच। क्या लगाना चाहिए यहाँ पे, ऑफ विच, क्योंकि अभी अभी समझ के आए अपन कि नॉन लिविंग के लिए अगर पोजीशन बताना है तो अपन यूज करेंगे किसका, ऑफ विच का। लिविंग के लिए पोजीशन बताना है तो अपन यूज करेंगे किसका, हुज का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आया किसके लिए आया है, कंपनी के लिए। कंपनी यहाँ पे क्या है, एंटीसीडेंट, ठीक है। और ये रिलेटिव क्या हो गया, पॉजेसिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब ये आता है पर्सन के लिए, लेकिन कंपनी यहाँ पे नॉन लिविंग है, ठीक है, मतलब तो अब उसके लिए अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे, ऑफ विच। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन। अब नो, ये तो कट ही गया क्योंकि एरर तो इसमें था ही। अब इसमें देखो विच नेम, विच नेम लिखा है, विच आता है किसके लिए, विच नेम लिखा है, तो विच है यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने वाला है, ये पोजीशन नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो ऑफ विच नेम, ऑफ विच नेम लिख दिया, ठीक है। या यहाँ पे देखो द नेम ऑफ विच। अब देखो ऑफ विच का मतलब क्या है, ऑफ विच का मतलब है द नेम ऑफ विच, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे देखो राम, राम्स पेन का मतलब क्या हो गया, द पेन ऑफ राम। वैसे ही ऑफ विच नेम इज इक्वल टू द नेम ऑफ विच, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू allocate Rs 3000 करोड़ टू क्लीन द गंगा एंड यमुना रिवर्स। अब देखो इसमें अपने को इस पार्ट को इम्प्रूव करना है यहाँ पे, द गंगा एंड यमुना रिवर्स। अब देखो इसको अपन समझते हैं। इसको समझने के लिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ द इंटेलिजेंट पर्सन, और एक और लिखते हैं अपन, एक फ्रेज और लिख लेते हैं, द पंक्चुअल पर्सन। उस क्वेश्चन को समझने के लिए अपन दो फ्रेज लिखते हैं, द इंटेलिजेंट पर्सन और द पंक्चुअल पर्सन। ठीक है, अब देखो मान लो ये दोनों अलग अलग पर्सन है, ठीक है, एक इंटेलिजेंट है, एक क्या है, पंक्चुअल है। अब मान लो अपन को इन दोनों को एक साथ लिखना है, तो अपन कैसे लिखेंगे, अपन इसको लिख सकते हैं ऐसे, द इंटेलिजेंट पर्सन एंड द पंक्चुअल पर्सन। एक तरीका तो ये है, ठीक है, दोनों को एक साथ लिखने का। दूसरा तरीका क्या होगा कि अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर्सन को अंडरस्टूड कर देंगे, ठीक है, और अपन सीधा लिख देंगे यहाँ पे द इंटेलिजेंट एंड द पंक्चुअल पर्सन। इसको अपन अंडरस्टूड क्यों किया है यहाँ पे, क्योंकि आगे पर्सन ऑलरेडी दे रखा है, तो अपन इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका और है इसको लिखने का, वो क्या है कि अपन इसको लिख देंगे ऐसे, द इंटेलिजेंट एंड, अब क्या करेंगे अपन इस द को भी क्या कर देंगे अंडरस्टूड, फिर अपन लिख देंगे यहाँ पे पंक्चुअल पर्सन। ठीक है, ये तरीका भी क्या है, सही है। लेकिन अब देखो इसमें जो समझना ये है, ये हो गया द यहाँ पे डिटर्मिनर, इंटेलिजेंट यहाँ पे क्या है भाई एडजेक्टिव, एंड आ गया यहाँ पे कंजंक्शन, और यहाँ पे पंक्चुअल भी क्या है एडजेक्टिव, और ये है नाउन इस फ्रेज का, ये नाउन फ्रेज बन गई एक। अब देखो यहाँ पे जो पर्सन है ना वो सिंगुलर है, पर्सन यहाँ पे क्या है सिंगुलर, ठीक है, तो इसका मतलब पंक्चुअल भी कौन है, ये पर्सन है, इंटेलिजेंट भी कौन है, ये पर्सन है, और ये द भी किसके लिए आया है, इस पर्सन के लिए। तो वैसे तो स्ट्रक्चर सही है, ठीक है। अब ये पर्सन सिंगुलर है तो ये हो जाएगा एक सिंगल पर्सन, ठीक है, कि एक ही आदमी इंटेलिजेंट भी है और क्या है पंक्चुअल भी है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे अलग अलग थे, एक ये था एक ये था, ठीक है, तो ये दो दो हो गए। अब यहाँ पे अगर अपन इसको ऐसे लिखे तो यहाँ पे भी दो हैं अलग अलग, तो ये स्ट्रक्चर भी सही है, ये देखो दोनों अलग अलग है, ठीक है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे देखो ये अलग है और ये अलग था, तो ये भी दो की बात कर रहा था, यहाँ पे ये भी दो है, लेकिन अब यहाँ पे जो ये पर्सन है ना वो सिंगल बन गया अकेला, क्योंकि ये सिंगुलर है। अब इसको डबल कैसे, मतलब दो थे तो इसको डबल कैसे बनाए, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि इस पर्सन को प्लूरल कर देंगे, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपन इसको ऐसे लिखेंगे ऐसे, अपन इसको लिख देंगे द इंटेलिजेंट एंड पंक्चुअल पर्सन्स। अब यहाँ पे जो पर्सन्स है ना ये प्लूरल हो गया, ये क्या हो गया प्लूरल, तो इसका मतलब जो बात अपन यहाँ दो की अलग अलग कर रहे थे अब यहाँ पे भी ये हो गया प्लूरल, तो दो की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसका मतलब इसमें से एक क्या है पंक्चुअल है और एक क्या हो जाएगा इंटेलिजेंट हो जाएगा, और ये दोनों के लिए क्या आ गया आर्टिकल कॉमन हो गया। तो आप देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, स्ट्रक्चर दोनों को सही है, पर अगर आपने यहाँ पे नाउन सिंगुलर लिख दिया
तो इसका मतलब ये दोनों क्वालिटी किस में है, एक नाउन में, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे प्लूरल लिख दिया तो इसका मतलब दो अलग अलग पर्सन हो गए, ठीक है। स्ट्रक्चर दोनों सही थे, लेकिन नाउन अगर आपने सिंगुलर लिख दिया, ठीक है, इसमें इस केस में, तो इसका मतलब एक ही है, सिंगल पर्सन बन गया। और अगर नाउन आपने प्लूरल प्लूरल लिख दिया तो इसका मतलब ये अब एक से ज्यादा पर्सन हो गए, दो, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है द गंगा एंड द यमुना रिवर्स, ये लिखा है। अब यहाँ पे लिखा है रिवर्स को उसने प्लूरल, ठीक है भाई। अब इस बात को आप ऐसे समझो, इस बात को ऐसे समझो जैसे उसने क्या किया यहाँ पे, उसने है ना जो यहाँ पे देखो आर्टिक या रिवर को क्या कर दिया कॉमन, यहाँ पे रिवर को उसने क्या किया था कॉमन, देखो अपन ने भी यहाँ पे क्या किया था कॉमन किया था, यहाँ पे देखो वैसे ही उसने क्या किया रिवर को क्या कर दिया कॉमन कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे अपन ने रिवर को कॉमन किया था तो यहाँ पे देखो पर्सन को ऊपर सिंगुलर लिखे थे, ठीक है, यहाँ पर्सन क्या था सिंगुलर ही था। लेकिन उसने क्या किया, उसने यहाँ पे रिवर को प्लूरल कर दिया, तो ये हो गया गलत। तो इसका मतलब ये आंसर था आपका गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द गंगा लिख दिया, ठीक है, और यमुना लिख दिया। अब द गंगा और यहाँ पे अगर आर्टिकल नहीं लिखा तो इसका मतलब ये जो गंगा और यमुना दोनों क्या है रिवर है, और गंगा भी क्या है एक ही है, यमुना भी क्या है एक ही है, तो ये तो होगा नहीं, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द गंगा लिख दिया, ठीक है, और द यमुना लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिवर है ना वो क्या है अंडरस्टूड है, और यहाँ पे रिवर ऑलरेडी दे रखा है, तो एक रिवर तो ये है अलग, और एक रिवर ये हो गई, ठीक है, दो अलग अलग रिवर हो गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या है, सही है। इसमें देखते हैं यहाँ पे गंगा रिवर, अब ये गलत ये क्या है गलत है, ये गलत क्यों है क्योंकि यहाँ पे देखो डिटर्मिनर मिसिंग है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो आपका आंसर कौन सा पड़ गया यहाँ पे द गंगा एंड द यमुना रिवर्स रिवर। अब देखो ये सिंगुलर है, अब इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो द गंगा एंड एंड यमुना। अब यहाँ पे जो आपको नाउन लिखना पड़ेगा ना वो लिखना पड़ेगा प्लूरल। अब यहाँ पे जो नाउन लिखना पड़ेगा वो क्या लिखना पड़ेगा आपको प्लूरल, ठीक है। अब देखो ये गंगा एक रिवर हो गई, ठीक है, इस ये रिवर क्या है यहाँ पे प्लूरल, तो एक रिवर तो गंगा हो गई, एक क्या हो गई यमुना हो गई, और ये दोनों के लिए क्या हो गया कॉमन। तो या तो आप लिखो ऐसे, ये भी सही है, और ये आंसर भी क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव रिसेंटली विटनेस सम रेडिकली ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने लिखा एक नाउन फ्रेज में आपके लिए लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा द न्यू अपॉइंटेड अपॉइंटेड मिनिस्टर। अब यहाँ पे समझो, ये एक नाउन फ्रेज अपन ने लिखी है, इसमें मिनिस्टर क्या है भाई, नाउन है इस फ्रेज का, ठीक है। और नाउन के पहले ये आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यहाँ पे क्या काम कर रही है एडजेक्टिव का, क्योंकि नाउन के पहले अपन क्या लिखते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। और एडजेक्टिव के पहले अपन लिखते हैं एडवर्ब, ठीक है। और ये है डिटर्मिनर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए एडवर्ब आना चाहिए, तो यहाँ पे ये तो है एडजेक्टिव, इसका एडवर्ब फॉर्म क्या बनेगा न्यूली, तो ये हो जाएगा द न्यूली अपॉइंटेड मिनिस्टर, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी एक बन गई फ्रेज, एक ये यहाँ पे एक क्या बन गई फ्रेज बन गई। अब देखो अपॉइंटेड किसको के लिए आया है मिनिस्टर के लिए, और न्यूली किसके लिए आया था एडजेक्टिव अपॉइंटेड के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी अपन को नाउन फ्रेज लिखते हैं उसके पहले अपन एडजेक्टिव लिख देते हैं, तो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कौन करेगा एडवर्ब, ठीक है। और डिटर्मिनर आ जाएंगे नाउन फ्रेज में सबसे पहले, ठीक है। अब यही बात है यहाँ पे अपन समझे
तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि यहाँ पे हम है डिटर्मिनर, ठीक है, और ये है इस फ्रेज का नाउन ट्रांसफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशनल ये है यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है, और उसके पहले क्या आना चाहिए यहाँ पे एडवर्ब, जो कि सही है। तो फिर यहाँ पे नो करेक्शन रिक्वायर्ड होना चाहिए, लेकिन अभी ये क्या है, अभी सही नहीं है, ठीक है। अभी सही क्यों नहीं है वो अपन समझते हैं यहाँ पे। ऐसे स्ट्रक्चर तो सही है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो वो सही है, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले क्या आता है, एडवर्ब, तो वहाँ एडवर्ब लगा है तो सही होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन है गलत। अब देखो ये गलत क्यों है वो अपन समझते हैं यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज। पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे दे रखा है नाउन क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। का मतलब होता है चेंज, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है एक वर्ड क्या, रेडिकल। रेडिकल का मतलब क्या हो जाएगा, सडन या कंप्लीट, ठीक है। रेडिकल का मतलब क्या होता है, सडन या कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझना अपने को ये है, जैसे मान लो ये हो गया नाउन, ठीक है। अब ये गलत तो हो ही गया। अब ये गलत क्यों है वो तो अपन समझना है ही, लेकिन यहाँ पे देखो ये नाउन है, यहाँ पे नाउन लिख दिया, फिर उसके पहले एडजेक्टिव लिख दिया, तो ये तो वैसे गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशनल इन इन ट्रांसफॉर्म वो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो रेडिकली एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब लगा दिया, ये नाउन है, नाउन के पहले एडवर्ब आता नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब या तो ये लिखा है वो सही होगा, ये यहाँ पे ये सही होगा, क्योंकि ये नाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव, और ये भी क्या है, रेडिकल, यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है। अब इसमें समझना अपने को ये है कि जैसे मान लो ये न्यू है, न्यूली अपन ने लिखा ना, वो किसके लिए लिखा था, अपॉइंटेड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेडिकल है, रेडिकल अगर वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आया है तो वो अपनी जगह सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखो रेडिकल का मतलब क्या है, सडन। कैसा कैसा वो चेंज कैसा होना चाहिए, कैसा है, सडन है, तो इसका मतलब ये इसको ट्रांसफॉर्म, इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको, ट्रांसफॉर्मेशन को। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब कौन करेगा, एडजेक्टिव, ठीक है, उसको डिस्क्राइब कौन करेगा, एडजेक्टिव। तो ये अपनी जगह सही लिखा है, ठीक है। ये यहाँ पे अपने को एडजेक्टिव की जरूरत थी, क्योंकि अगर मान लो एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करेंगे, एडजेक्टिव को, लेकिन यहाँ पे अपने को जो लिखा है ना रेडिकल, ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको, नाउन को, ठीक है। तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो फिर अपने को यहाँ पे एडवर्ब नहीं चाहिए, फिर अपने को यहाँ पे चाहिए क्या, एडजेक्टिव। रेडिकल का मतलब क्या होता है, सडन या कंप्लीट, तो कंप्लीट चेंज की बात हो रही है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ये है, ये तो क्या है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन को कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे जो रेडिकल है वो भी किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन को ही, ठीक है। तो अगर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव। तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब भी आएगा, ठीक है। एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है, वो अपन सेंटेंस को समझ के ही पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे अपने को एडजेक्टिव की जरूरत है या एडवर्ब की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को जरूरत है एडजेक्टिव की, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, सडन होता है, ठीक है, चेंज, कंप्लीट चेंज। तो यहाँ पे बात हो रही है अपन सडन चेंज की या कंप्लीट चेंज की। अगर ये मान लो इसको डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव को, तो अपन यहाँ पे एडवर्ब लगा लेते, तो वो नो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, आंसर आपका आंसर सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे अपने को जरूरत थी एडजेक्टिव की, इसलिए एक एडजेक्टिव ये है, एक ये है, और ये दोनों किसको डिस्क्राइब कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन नाउन को, ठीक है भाई। तो हमेशा नाउन के एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आए ये फिक्स नहीं है, ठीक है। ये आप सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझकर ही पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इम्प्रूवमेंट का है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने को इम्प्रूव करना है, हु नो इन टू इंडिया विलेज नोन नोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो समझना ये है अपने को कि यहाँ पे जो हु लिखा है ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या होता है भाई, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का आपको पता है दो काम है, या तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है, साथ साथ में ये कंजंक्शन भी होते हैं। कंजंक्शन हो गए तो ये दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, ठीक है, दो सेंटेंस को ये जोड़ेंगे, ठीक है।
अब देखो सेंटेंस में जब भी अपन लिखते हैं, जैसे हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, SVO। तो यहाँ पे जो वर्ब होती है ये होती है भाई फाइनाइट वर्ब। ये कैसी वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब। जो अपन बचपन से स्ट्रक्चर पढ़ते हैं SVO, उसमें जो वी होता है ये आती है यहाँ पे फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अरे फाइनाइट वर्ब क्या है पहले अपन वो भी समझ लेते हैं। देखो अपन वर्ब को दो तरह से कैटेगराइज करते हैं फॉर्म के आधार पे। जब अपन वर्ब को दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, किसके आधार पे, फॉर्म के आधार पे। तो एक तो होती है भाई फाइनाइट, एक तो क्या होती है फाइनाइट वर्ब, और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब उसे बोलते हैं जैसे अपन लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये फाइनाइट वर्ब है। वर्ब की सेकंड फॉर्म भी क्या है, फाइनाइट वर्ब। और अगर अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखना चाहते हैं तो उसके पहले अपन को लिखना पड़ता है इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म को अपन बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो उसको भी क्या बोलेंगे अपन, फाइनाइट। ठीक है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को भी क्या बोलेंगे, फाइनाइट। तो फाइनाइट के फॉर्म हो गए ये। जैसे मान लो यहाँ पे लिखता हूँ मैं गो, ठीक है, ये वेंट। वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे मान लो यहाँ पे लिखता हूँ हैज गॉन, और यहाँ पे देखो इज गोइंग, और यहाँ पे लिख दो गोज। ये सारी फॉर्म है ना, इसको बोलते हैं फाइनाइट। ये सब क्या होती है, फाइनाइट। और सेंटेंस बनाने के लिए आपको एक फाइनाइट फॉर्म की जरूरत पड़ती है। आप देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखो कमल गोज टू मार्केट। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया क्योंकि कमल यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई। ये वर्ब कैसी है, फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, कौन सी वर्ब है ये, फिफ्थ फॉर्म हो गई। क्लियर। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कमल वेंट टू मार्केट। अब वेंट कौन सी वर्ब है भाई, सेकंड फॉर्म है, तो ये भी क्या है, फाइनाइट वर्ब है, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे मैं लिख दूँ कमल गोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये गलत हो गया। क्योंकि अब अगर इसको वर्ब बनाते हो तो इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब, तो ही ये क्या बनेगी, वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कमल हैज गॉन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिख दो गोइंग तो ये भी क्या है, गलत है। क्योंकि अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म को आप वर्ब बनाओगे तो इसके पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इज गोइंग। ठीक है, अब देखो जो ये जो लिखे है यहाँ पे ये है फाइनाइट वर्ब। ठीक है, जो सेंटेंस में एक चाहिए। यहाँ बात करें अपन नन फाइनाइट की, तो नन फाइनाइट को अपन देखो नन फाइनाइट में क्या क्या आती है उसको अपन देखते हैं यहाँ पे जी। एक तो हो गया फाइनाइट वर्ब, एक क्या है नन फाइनाइट। नन फाइनाइट में यहाँ पे देखो अगर लिखी हो टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये नन फाइनाइट फॉर्म है। ठीक है भाई, ये फाइनाइट फॉर्म नहीं है। और अगर लिखी हो टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये भी क्या है, नन फाइनाइट फॉर्म। और मान लो अगर अकेला V4 लिखा हो अकेला तो वो भी है नन फाइनाइट फॉर्म। और लिखा हो बी बीइंग V3, तो अगर मान लो ऐसा लिखा हो ना बीइंग V3 तो ये भी नन फाइनाइट फॉर्म है। और अगर मान लो लिखा हो टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये भी है नन फाइनाइट फॉर्म। और इसका अगर लिखा हो टू हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये भी क्या है भाई, नन फाइनाइट। और अगर लिखा हो हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये भी नन फाइनाइट का फॉर्म है। और अगर लिखा हो हैविंग हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये भी क्या है, नन फाइनाइट। तो ये सारे फॉर्म यहाँ लिखा है ना, 2V1 2V3 अकेला V4 बीइंग V3 हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म टू हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हैविंग V3 हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसको बोलते हैं नन फाइनाइट। ठीक है, ये कैसी फॉर्म है, नन फाइनाइट। और याद रखना कि ये वर्ब नहीं होती। ये क्या नहीं होती भाई, वर्ब नहीं होती। ये अपन इसको यूज करते हैं नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह, जिसको पार्टिसिपल इन्फिनिटिव ये बोलते हैं ना अपन, वो है ये सब। ठीक है, तो यहाँ भी आपने अपने को समझना ये था कि जो अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं यहाँ पे ये SVO, ठीक है, इसमें जो आपकी ये होती है ना V, ये होती है फाइनाइट। ये कैसी वर्ब होती है भाई, फाइनाइट। फाइनाइट मतलब इस फॉर्म में होनी चाहिए वो। ठीक है,
तभी उसको क्या माना जाएगा, वर्ब। और सेंटेंस में एक फाइनाइट फॉर्म होना जरूरी है। सेंटेंस में एक क्या होना जरूरी है, फाइनाइट फॉर्म जरूरी है, ठीक है भाई। और अगर मान लो एक से ज्यादा फाइनाइट फॉर्म हुई सेंटेंस में, पहली बात तो सेंटेंस में एक क्या चाहिए, फाइनाइट फॉर्म, ठीक है। अगर एक से ज्यादा फाइनाइट फॉर्म हुई तो फिर आपको लगाना पड़ेगा कंजंक्शन। क्या लगाना पड़ेगा, कंजंक्शन, ठीक है। क्योंकि दो सेंट एक फाइनाइट फॉर्म का मतलब एक सेंटेंस, दो फाइनाइट फॉर्म का मतलब दो सेंटेंस। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यू नीड ए कंजंक्शन, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, कंजंक्शन की, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई तो यहाँ पे देखो, नॉन वर्ब लिखा है ना, नॉन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये कैसी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म अगर बिना हेल्पिंग वर्ब के है तो वो वर्ब नहीं है, वो फिर नॉन फाइनाइट फॉर्म में चली जाएगी, ठीक है। नॉन फाइनाइट फॉर्म में कहाँ जाएगी वो आपको बता देता हूँ मैं। जो हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है ना भाई, इसी का इक्वल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेला, ठीक है। तो ये फिर ये चल जाएगी नॉन फाइनाइट में। नॉन फाइनाइट फॉर्म को वर्ब नहीं बोला जाता, ठीक है। उसको अपन यूज करते हैं अलग अलग तरीके से, नाउन के तरीके से, एडजेक्टिव की तरह से, तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब ये वर्ब नहीं है। इसका मतलब क्या नहीं है, ये वर्ब नहीं है। इसको वर्ब बनाने के लिए कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, जैसे हैज नोन हो गया, तो हैज नोन वर्ब है, लेकिन अकेला मैं यहाँ पे लिख दूं नोन, तो ये अकेला वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, टू द इंडियाज विलेज नोट्स, अब नोज है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो ये फाइनाइट फॉर्म है। ये क्या है भाई, फाइनाइट, ठीक है। तो इसका मतलब ये वर्ब है। अब अगर यहाँ तक की बातें अपन समझ में आ गई तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक ही वर्ब है फाइनाइट, कौन सी है, नोज, ठीक है भाई। और यहाँ पे देखो एनिमल जो लिखा है, एनीवन, ये इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो हु दे रखा है, हु क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेंगे, साथ साथ में क्या करेंगे, ये दो सेंटेंस को भी जोड़ेंगे। दो सेंटेंस जोड़ने का मतलब दो फाइनाइट वर्ब को जोड़ेंगे। अब यहाँ पे फाइनाइट वर्ब तो एक ही है, फाइनाइट वर्ब एक ही है, तो एक ही वर्ब है तो ये एक ही सेंटेंस हुआ, दो नहीं हुआ। दो नहीं हुआ तो फिर आपको कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है कंजंक्शन की। अब कंजंक्शन की जरूरत नहीं है तो फिर ये हट जाएगा, ये हट जाएगा हु, क्योंकि ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन जिसमें कंजंक्शन भी होता है, ठीक है। तो ये हट गया। अब हट गया तो फिर अब यहाँ पे अपने को देखो, इसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो आपका ये नो करेक्शन रिक्वायर्ड तो कट गया। अब देखो यहाँ पे दे दिया इज नोन, इज नोन दे दिया, तो अब हो गया ये पैसिव। नॉन नॉन क्या है, इंट्रांजिटिव, इसका पैसिव बनता नहीं है, ये गलत हो गया। यहाँ पे दे दिया नोज, अब नोज दे दिया इन इसकी जगह, तो फिर इसका सब्जेक्ट होना चाहिए। अब अगर मान लो ये यहाँ पे होता ना इम्प्रूवमेंट, और इसकी जगह चाहिए तो फिर सही हो जाता है ये। लेकिन ये अगर नोज यहाँ पे लिख दोगे डायरेक्ट, तो फिर इस नोज का सब्जेक्ट कहाँ है, इसलिए ये गलत हो गया। अब आपका आंसर बन गया कौन सा, नोइंग इंडियाज विलेज नोज। अब देखो, इस वर्ब का ये फाइनाइट वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, एनीवन। और यहाँ पे जो अब है ये इस नॉन को अपन ने, नॉन यहाँ पे नन फाइनाइट था, यहाँ पे भी ये क्या है, नन फाइनाइट, इसको कंजंक्शन की जरूरत है ही नहीं। और ये किसके लिए जुड़ा है, एनीवन के लिए। और यहाँ पे जो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना भाई, ये कौन सी वाली है, ये वाली है, नन फाइनाइट। तो इसका करेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग टू कॉस्टली फॉर हिम, नवीन डिसाइड नॉट टू बाय दैट रेनकोट, ठीक है। अब यहाँ पे भी अपने को इस पार्ट को इम्प्रूव करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बीइंग लिखा है, बीइंग मतलब अकेला वी फोर, ठीक है। तो ये फाइनाइट फॉर्म, नन फाइनाइट फॉर्म है। नन फाइनाइट फॉर्म को अपन यूज करते हैं पार्टिसिपल की तरह, जेरेंड की तरह, इन्फिनिटिव जिसको आप बोलते हो। तो यहाँ पे देखो ये लिखा है यहाँ पे पार्टिसिपल फ्रेज, ये पूरी की पूरी क्या है, ये पार्टिसिपल फ्रेज है। और यहाँ पे जो नवीन है ना, ये सब्जेक्ट है, डिसाइडेड वर्ब है। और इसके बाद में ये पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है ना, ये है मेन सेंटेंस। ये क्या है भाई, मेन सेंटेंस या मेन स्टेटमेंट बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है बीइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म,
ये किसका किसका फोर्थ फॉर्म है, टू बी का, टू बी का फोर्थ फॉर्म है। जैसे टू बी का फर्स्ट फॉर्म होते हैं ये आर वो एम आर फर्स्ट फॉर्म हो गई, वैसे ही बीइंग इसकी क्या है, फोर्थ फॉर्म, ठीक है। और आप एक बात इसमें आपको ये भी समझना है कि यहाँ पे है ना, ये बीइंग ये मेन वर्ब की तरह, मतलब यहाँ पे ये बी का फॉर्म है, और बी का फॉर्म जब यूज होता है तो उसको यहाँ पे बोलेंगे अपन लिंकिंग वर्ब, इसको अपन क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, आई एम ए प्रॉब्लम, और एक और देखते हैं यहाँ पे, आई हैव ए प्रॉब्लम। यहाँ पे एम माने बी के फॉर्म है, ये किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म, बी की फॉर्म है, तो इसको अपन बोलेंगे यहाँ पे लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद अपन लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं खुद क्या हूँ, एक प्रॉब्लम हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो हैव लिखा है, हैव लिखा है ना, तो ये प्रॉब्लम इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब मैं खुद प्रॉब्लम नहीं हूँ, इसका मतलब तो क्या हो गया कि मैं खुद प्रॉब्लम हूँ, ठीक है। और आई हैव ए प्रॉब्लम बोलने का मतलब कि मैं खुद प्रॉब्लम नहीं हूँ, मेरे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, आई एम ए हेडक, इसका मतलब क्या हुआ, हेडक कौन है, मैं ही हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे भी लिख दूँ मैं, आई हैव ए हेडक, इसका मतलब मैं खुद हेडक नहीं हूँ, हेडक मेरे पास में है, ठीक है। तो बी का फॉर्म जब हम यूज करते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे लिंकिंग वो होती है, उसके बाद में क्या लिखते हैं अपन, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, वो सब्जेक्ट खुद ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिखा है बी की फॉर्म, ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट किसका है ये, यहाँ पे जो नवीन लिखा है ना सब्जेक्ट, इसका है, ठीक है। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, बीइंग टू कॉस्टली, तो इसका मतलब नवीन हो गया, खुद क्या है, कॉस्टली है, जो कि गलत हो गया। नवीन कॉस्टली कैसे होगा, तो अब देखो इसको अपन ऐसे समझेंगे, ठीक है। गलत तो हो ही गया, तो आपका डी तो कैंसिल हो ही गया। अब या तो आएगा नवीन बीइंग टू कॉस्टली, या आएगा बीइंग इट टू कॉस्टली, या इट बीइंग टू कॉस्टली, ठीक है। तीन ऑप्शन बच गए। तो इसको अपन समझते हैं ऐसे, देखो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा ए, बीइंग वेरी रिच, कमल एंड बाय एनीथिंग, ठीक है। एक को लिख देता हूँ यहाँ पे बी, बीइंग ए रेनी डे, कमल कैंसल्ड द ट्रिप, ठीक है। सी को लिख देते हैं यहाँ पे, बीइंग वेरी कंफ्यूज, नो एक्सप्लेनेशन seemed टू वर्क। अब देखो इन तीन एग्जाम्पल की मदद से अपन उसको समझेंगे। यहाँ पे समझना ये है कि कमल सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी कमल सब्जेक्ट है, यहाँ पे नो एक्सप्लेनेशन क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ पे कैन बाई है ना, ये फाइनाइट वर्ब हुई, तो ये है वर्ब। कैंसिल यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है, तो ये भी क्या है, वर्ब है। टीम यहाँ पे क्या है, वर्ब है। और ये पूरा पूरा एक क्या हो गया, मैन स्टेटमेंट, ये भी क्या है, मैन स्टेटमेंट, ये भी क्या है, मैन स्टेटमेंट, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जो बीइंग लिखा है ना, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो ये वर्ब तो है नहीं, ये नॉन फाइनाइट फॉर्म है। तो ये पूरा पूरा यहाँ पे लिखा है ना, ये पार्टिसिपल है, ये क्या है, पार्टिसिपल। और ये भी क्या है, पार्टिसिपल, ये भी क्या है यहाँ पे, पार्टिसिपल। ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, एक पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। तो किसके लिए लिखा गया है, सब्जेक्ट के लिए, मतलब इसका कनेक्शन किससे है,
सब्जेक्ट से, मेन स्टेटमेंट के सब्जेक्ट से इसका क्या है, कनेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है बीइंग, बीइंग हो गया बी का फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब है बीइंग वेरी रिच, ये रिच, ये जो बीइंग वेरी रिच आया ना कॉम्प्लीमेंट, ये किसके लिए आया है, सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, कमल है, तो इसका मतलब कमल क्या है, बहुत रिच है, इसलिए वो कुछ भी खरीद सकता है। तो ये अपनी जगह सही लिखा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यहाँ पे देखो बीइंग ए रेनी डे, अब ये जो लिखा गया है किसके लिए लिखा गया है, कमल के लिए। अब कमल तो रेनी डे है नहीं, तो ये गलत हो गया, कैंसिल हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे देखो बीइंग वेरी कंफ्यूज नो एक्सप्लेनेशन सीम्स टू वर्क, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, बीइंग वेरी कंफ्यूज, तो इसका मतलब ये एक्सप्लेनेशन जो लिखा है ना वो कंफ्यूज है, जबकि ये मतलब सही नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब इन दोनों को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सही करने के लिए कुछ नहीं करना है, इनके साथ में कुछ इससे रिलेटेड सब्जेक्ट लगा दो। जैसे मान लो बीइंग ए रेनी डे, अब डे की बात हो रही है, तो डे के लिए अपन यूज कर लेंगे यहाँ पे इट, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन इट बीइंग ए रेनी डे कमल कैंसिल द ट्रिप। यहाँ पे देखो क्वेश्चन की बात हो रही होगी, तो क्वेश्चन के लिए अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे इट बीइंग वेरी कंफ्यूज नो एक्सप्लेनेशन सीम टू वर्क। ठीक है, जब मान लो मैन स्टेटमेंट के सब्जेक्ट से पार्टिसिपल का कनेक्शन नहीं हो, तो अपने मन से कुछ सब्जेक्ट लिख दो उस पार्टिसिपल फ्रेज के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, ये अपने को करना है इसमें। अब देखो यहाँ पे आ रही है बीइंग वेरी कॉस्टली, अब कॉस्टली का नवीन तो होगा नहीं। ठीक है, अब कॉस्टली कोई चीज हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नवीन बीइंग टू कॉस्टली, ये तो वैसे गलत हो गया, इसका मीनिंग तो है ये बीइंग इट वेरी कॉस्टली, ये भी गलत हो गया, टू कॉस्टली। तो यहाँ पे देखो कॉस्टली किसी रेनकोट के लिए आया है, तो रेनकोट के लिए अपन क्या लगा देंगे यहाँ पे इट, तो इट बीइंग टू कॉस्टली, ये इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आ गया फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। ठीक है भाई, इसमें देखो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस सीरीज में, कॉमन के क्वेश्चन मिलेंगे, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स के मिलेंगे, नरेशन वॉइस भी मिलेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, वी हैव ए मीटिंग विद द डायरेक्टर डैश संडे आफ्टरनून। अब देखो इस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ए, दे दे शैल मीट मी, दे शैल मीट मी डैश संडे, एक को लिख देना था बी, दे शैल मीट मी डैश इवनिंग। अब यहाँ पे समझने की बात ये है, प्रीपोजिशन अपने को यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या फिल करना है अपने को, प्रीपोजिशन, यहाँ पे भी क्या लगाना है, प्रीपोजिशन। ठीक है भाई, दो एग्जांपल हो गए, दोनों अपने को लगाना है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन लगाने के लिए देखो यहाँ पे ये जो संडे है ना, संडे ये डे का नाम है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे नेम ऑफ डे। ठीक है, नेम ऑफ डे के लिए अपन लगाते हैं ऑन, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ठीक है, ऑन ट्यूसडे, ठीक है, ऑन सैटरडे। ठीक है भाई, अब यहाँ पे जो इवनिंग लिखा है, इवनिंग ये नेम ऑफ डे नहीं है, ये है इस डे का पार्ट, तो पार्ट ऑफ डे हो गया। पार्ट ऑफ डे के लिए अपन लगाते हैं यहाँ पे इन, जैसे वी शैल मीट मी इन इवनिंग, इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून। ठीक है, तो नेम ऑफ डे के लिए अपन लगाते हैं ऑन। ठीक है, और नेम ऑफ वो पार्ट ऑफ डे के लिए अपन लगाते हैं इन। बात समझ में आ गई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यहाँ पे देखो ये लिखा है नेम ऑफ डे, नेम ऑफ डे, और यहाँ पे आफ्टरनून जो लिखा है वो क्या है, पार्ट ऑफ डे। ठीक है, तो वहां पे लिखा है सैटरडे आफ्टरनून, तो सैटरडे हो गया नेम ऑफ डे, किसी डे का नाम हो गया, और जो आफ्टरनून है वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, पार्ट ऑफ डे। अब यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आनी चाहिए वो नेम ऑफ डे के अनुसार आनी चाहिए या पार्ट ऑफ
डे के अनुसार आनी चाहिए, ये कंफ्यूजन है। अगर अलग अलग होता तो अपन लगा देते, ठीक है, लेकिन दोनों एक साथ में आ गए। अब इसमें क्या आनी चाहिए, तो अब देखो इसमें अभी भी जब मान लो नेम ऑफ डे और पार्ट ऑफ डे दे दिया, तो उसमें अपन प्रीपोजिशन कैसे लगाए, तो देखो इसमें यह है जैसे नेम ऑफ डे है, नेम ऑफ डे है, नेम ऑफ डे इज ग्रेटर देन पार्ट ऑफ डे। पार्ट ऑफ डे से बड़ा क्या है, नेम ऑफ डे, तो बड़े के अकॉर्डिंग चलोगे ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ऑन, क्योंकि ये किसका पार्ट है, डे का, तो ये किसके लिए आया, डे के लिए, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन है जी, वो किसके लिए आएगी, सैटरडे के लिए, तो यहाँ पे भी क्या लिखा हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट, तो कभी भी मान लो अगर दो ऐसे पॉइंट आ जाए जिसमें एक बड़ा हो एक छोटा हो, मतलब तो प्रीपोजिशन लगाया करो आप बड़े के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है ये भी। द गवर्नमेंट हैड डिवाइडेड द होल एरिया 5 सेक्टर। अब देखो इसको समझते हैं ऐसे, जैसे मान लो यहाँ पे देखो, इसको समझेंगे अपन इस तरीके से, मैंने यहाँ पे लिखा ए, द मैन हैज डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी डैश हिज सन्स। दूसरा, द मैन हैज डिवाइडेड स्वीट्स डैश फॉर इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पे समझेंगे अपन ऐसे, द मेन सब्जेक्ट हो गया, अभी द मेन सब्जेक्ट है, डिवाइडेड वर्ब है, यहाँ पे है डिवाइडेड क्या है, वर्ब, इज प्रॉपर्टी इसका ऑब्जेक्ट हो गया, स्वीट्स इसका क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आएगी प्रीपोजिशन, यहाँ पे भी क्या आना है, प्रीपोजिशन, ठीक है। अब इस प्रीपोजिशन का डिपेंड करेगा कि अपन डिवाइड वर्ब को यूज कैसे कर रहे हैं। देखो डिवाइड वर्ब जो होती है के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और एक इसका मतलब होता है डिवीजन। इसके दो मतलब होते हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन और एक इसका मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। जब इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो ना, तो आप वहाँ पे यूज किया करो बिटवीन या अमंग। जब डिवाइड वर्ब का मतलब क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके साथ में आप यूज किया करो बिटवीन या अमंग। अब आपको ये तो पता ही है कि बिटवीन का यूज होता है दो के लिए, तो इसका यूज होगा मोर देन, ठीक है। और जब इसका मतलब हो डिवीजन, तो आप यूज किया करो इसके साथ में इनटू, क्या यूज किया करो, इनटू। अब यहाँ पे देखो डिवाइड का मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रीपोजिशन आ जाएगी बिटवीन या अमंग। अब यहाँ पे या तो बिटवीन लिख दो या लिखो अमंग। अब यहाँ पे देखो सन्स दे रखा है, अगर बिटवीन लिख दोगे तो दो मान लेंगे, अमंग लिख दोगे तो इसका मतलब दो से ज़्यादा सन्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो जाएगा बिटवीन या अमंग, लेकिन यहाँ पे देखो इसका मतलब डिवाइड का मतलब यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स लिखा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे है डिवीजन, डिवीजन है तो फिर यहाँ पे अपन लिख देंगे इनटू, क्या लिख देंगे, इनटू। अब आते हैं क्वेश्चन में, द गवर्नमेंट हैड डिवाइडेड द होल एरिया 4 सेक्टर 5 सेक्टर्स।
अब यहाँ पे जो डिवाइडेड वर्ब का मतलब है ना वो है डिवीजन, और डिवीजन है तो फिर यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोच इवेंचुअली हैड टू द डिमांड ऑफ द प्लेयर्स। अब देखो यहाँ पे टू लिखा है, तो यहाँ पे आना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू इवन जो आप बोलते हो। ठीक है, अब देखो इसको चार ऑप्शन है, और यहाँ पे देखो ये प्रीपोजिशन लिखी है, ये क्या है? प्रीपोजिशन टू। तो प्रीपोजिशन अगर वर्ब के बाद में आ रही है तो पहली बात तो वो वर्ब क्या होनी चाहिए? इंट्रांजिटिव। क्या होनी चाहिए? इंट्रांजिटिव। तो देखो एक्सेप्ट जो वर्ब होती है ना वो होती है इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये तो आएगी नहीं, कैंसिल हो गया। सक्सीड का मतलब क्या होता है? टू बिकम सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सीड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गो बियॉन्ड, टू गो बियॉन्ड। ठीक है, और इसका मतलब हो जाता है यहाँ पे टू एग्री। ठीक है, और ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहाँ पे देखो दो, द कोच इवेंचुअली हैड टू डैश टू द डिमांड फॉर द प्लेयर्स। अब यहाँ पे एक्सेप्ट आ जाता। ठीक है, कि कोच ने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया डिमांड प्लेयर की। लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पे क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ये कैसी वर्ब होती है? यहाँ पे ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब है तो वहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए। ठीक है, प्रीपोजिशन आता है इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ में। ठीक है, इसलिए कैंसिल हो गई। सक्सीड तो आएगी नहीं क्योंकि इसका मतलब क्या है? टू बिकम सक्सेसफुल। ये भी नहीं आएगी क्योंकि इसका मतलब क्या है? टू गो बियॉन्ड। तो आपका आंसर क्या है? एक्सीड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एग्री है। और टू एग्री का मतलब क्या होता है? टू एग्री का मतलब होता है टू एक्सेप्ट। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द फर्स्ट रवी's फ्रेंड एंड पेरेंट्स थॉट दैट द न्यूज वाज डैश। चार ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे सो दे रखा है तो आपको पता है सो के साथ में आता है दैट, टू आ गया इसलिए ये कैंसिल है। ठीक है, इनफ गुड दे रखा है, गुड है यहाँ पे एडजेक्टिव, इनफ है एडवर्ब। लेकिन इसमें होता क्या है कि इनफ जो एडवर्ब होता है ना वो हमेशा एडजेक्टिव के बाद में आता है। तो अगर ये लिखा होता ना गुड इनफ तो ये सही होता। तो ये सही होता, इसलिए ये भी कैंसिल है। अब लिखा है टू गुड टू बी ट्रू या वेरी गुड टू बी ट्रू। अब इसमें समझते हैं दोनों में डिफरेंस। अब दो तो कैंसिल हो गए, दो आएंगे। अब इसमें देखो समझते हैं डिफरेंस। यहाँ पे जो लिखा है टू वेरी, अगर अपन लिखते हैं वेरी के साथ में अपन लिखते हैं यहाँ पे वेरी के साथ में हम लिखते हैं टू इवन, तो वो यूज होता है पॉजिटिव केस में। ठीक है, और अगर टू के साथ में अपन लिखते हैं टू इवन तो ये यूज होता है नेगेटिव में। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ए, कमल इज वेरी रिच, कमल इज वेरी रिच टू बाई दिस कार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कमल क्या है? रिच है, वेरी मतलब ज़्यादा रिच है, तो ये पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है, इसलिए वो क्या कर सकता है? कार। आप चाहो तो इसको शो प्लस वो शो दैट वाले स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हो। कमल इज सो रिच दैट ही कैन बाई ए कार या दिस कार, ही कैन बाई दिस कार। ठीक है, और टू का अपन यूज करते हैं नेगेटिव में। जैसे मान लो यहाँ पे देखो बी, कमल इज टू पुअर टू बाई दिस कार। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख दो,
कमल इज सो पुअर दैट ही कांट बाई दिस कार। ठीक है, ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव में अपन यूज करते हैं तो अपन क्या लगाते हैं वेरी, ठीक है, टू, वेरी टू एन। और नेगेटिव में अपन लगाते हैं टू प्लस टू एन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों लिखा है ऑप्शन में, वेरी टू, वेरी गुड टू बी ट्रू, तो ये क्या है पॉजिटिव। टू गुड टू बी ट्रू, ये क्या है नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए थे। अब या तो लगाए अपन बी या अपन लगाए ए। ठीक है, अब एक चीज बताओ, कोई न्यूज मतलब बुरी हो तो वो क्या सच्ची नहीं होती, सच्ची तो होती है। सच्चाई को अच्छी या बुरी से क्या मतलब है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए बी। कि एट फर्स्ट रवीज फ्रेंड एंड हिज पेरेंट्स थॉट, उसने सोचा कि दैट द न्यूज वाज टू गुड, मतलब कुछ ज्यादा गुड थी, टू बी ट्रू। ठीक है, मतलब अच्छा होने से ज्यादा अच्छा, मतलब सच्चाई से ज्यादा वो क्या थी, सबसे अच्छी लग रही थी। तो अच्छी या बुरी से, ट्रू से, मतलब सच्चाई से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा बी। वेरी गुड टू बी ट्रू नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वेरी गुड टू बी ट्रू लिख दो तो पॉजिटिव बात हो गई। ठीक है, लेकिन अपने को यहाँ पे जो सच्चाई है उसको अच्छी या बुरी से मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को होना चाहिए टू गुड टू बी ट्रू, मतलब ट्रू होने के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छी है उस सेंस में। ठीक है भाई, अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज डैश ऑफ आर्ट दैट आई हैव एवर कम अक्रॉस द पास्ट 10 years। ऑप्शन है आपके सामने, ए मोस्ट ब्यूटीफुल पीस, मोस्ट ब्यूटीफुल पीस, द मोस्ट ब्यूटीफुल पीस। अब देखो तो यहाँ पे दे रखा है द मोस्ट आता है सुपरलेटिव डिग्री में, तो ये जो लिखा गया फ्रेज है ना, नाउन फ्रेज, ये है सुपरलेटिव। ठीक है, द ब्यूटीफुल पीस है, ये है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल पीस है, ये हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, द आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए मोस्ट दे रखा है। अब ए मोस्ट का मतलब पता है क्या होता है, ए मोस्ट का मतलब होता है द सेम। ठीक है, या वेरी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए मोस्ट मतलब वेरी या द सेम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए मोस्ट, द ए मोस्ट ब्यूटीफुल पीस का मतलब हो जाएगा ए वेरी ब्यूटीफुल पीस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए वेरी ब्यूटीफुल पीस। ठीक है, ए मोस्ट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ए वेरी ब्यूटीफुल पीस। ठीक है, और ये अब ये भी बन गया क्या पॉजिटिव, ये भी क्या बन गया भाई पॉजिटिव डिग्री। फिर वेरी किस में आता है, पॉजिटिव में। तो अब आपके सामने इजी हो गए। इजी इसलिए हो गया कि देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव तो ये रहा और एक पॉजिटिव ये रहा। अगर मान लो आप ऑप्शन ए लगाओगे तो ऑप्शन डी भी आ सकता है। ठीक है, दो पॉजिटिव है ना यहाँ पे, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। इसलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये है बनाने का तरीका। क्योंकि अगर मान लो आपने डी लिया तो ए में क्या गलती है। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए डी। और दूसरी बात देखो यहाँ पे लिखा है ऑफ आर्ट, कौन सा आर्ट, जो पूरा बात बता रहा है ना, कम अक्रॉस इन द पास्ट 10 years, वो सारे की बात हो रही है, उसमें से दिस पीस मतलब ये एक पीस की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी क्लास थी। ठीक है, इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सभी को, टेक केयर, और अच्छा अच्छा रहो, और इसको शेयर भी करो क्लास को। ठीक है भाई, सभी को बाय।